Good afternoon. Good afternoon, everyone. Uh, am I audible? Yes, Yes, sir. sir. ओके। तो अभी मैं सरप्राइज के लिए लिंक शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोग फटाफट पहले सरप्राइज दे दो। अभी मुझे क्योंकि 3 और लेने हैं, तो अभी 3 ही क्लास हम लोग की बची भी हुई है, तो मुझे अभी हर क्लास में सरप्राइज लेना पड़ेगा। ओके, 5 मिनट से ज़्यादा टाइम मत लेना। और अभी क्योंकि आप लोग का ये क्लियर हो गया है कि एमसीक्यू बेस्ड अभी एग्जाम्स होने हैं, चाहे फाइनल एग्जाम हो चाहे वो प्री एंड हो, तो हम लोग को जितने भी अभी तक हम लोग ने टेस्ट कराया वो सारा हम लोग फिर से रिवाइज कर लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे। जो भी टेस्ट कराया एमसीक्यू बेस्ड जितने भी हम लोग ने किए, अभी हम लोग 3 दिन यही करने वाले हैं। इससे क्या होगा, आप लोग को वो चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। जो भी चीज़ें, जो भी मतलब एक क्विज में करीब क्वेश्चंस कितने होते हैं, लगभग 60 क्वेश्चंस होते हैं। तो सिक्स तो जो है 60-70 क्वेश्चंस होते हैं, तो हम लोग अगर 4-5 क्विज डिस्कस कर लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो वो काम हम लोग सर करेंगे। थ्योरी और एग्रीकल्चर इनकम कब फिर होगा? मैंने दे दिया है, देख लो। मैंने अभी क्लासरूम पर, गूगल क्लासरूम पर मैंने जो भी मैटर था मैंने सब कुछ अपलोड कर दिया है। तो उसमें अगर कुछ भी दिक्कत है वापस फिर से उसमें कुछ भी अगर आप लोग को दिक्कत हो रही है तो हम लोग उसको फिर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, एक बार तुम लोग नोट्स जितने भी मैंने दिए हुए हैं, चाहे वो असेसमेंट प्रोसीजर का हो या फिर और जो भी दूसरे टॉपिक्स हैं जैसे वेल टैक्स वगैरह, सारा कुछ नोट्स मैंने उधर डाल दिया है गूगल क्लासरूम पर। तो उधर देख लेना। अगर देखो अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर आप लोग कुछ प्रॉब्लम के साथ आओगे तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, वरना मैं ये सोचता हूँ कि अगर एमसीक्यूज अगर देख लेते वो आप लोग के लिए बेटर होगा। और एक चीज और है, अभी जो फॉर्मेट है, जो आप लोग का जो अभी क्विज जो आपको प्रिंट होना है, उसमें पहला जो सेक्शन है, सेक्शन ए, वहां पर तो आपके जो आंसर्स होंगे वो वन आंसर होगा, वन आंसर वाले क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद सेक्शन बी में मोर देन वन, और सेक्शन सी में आपका क्योंकि ये न्यूमेरिकल पेपर है तो 1 या 2 न्यूमेरिकल दिए जाएंगे वहां पे। ठीक है, उसको आपको कैसे करना है, उसको आपको शीट पे अभी जो पता चला है, वरना अगर कुछ इसमें चेंजेस होते हैं तो वापस फिर से मैं बता दूंगा। तो उसको आपको कैसे करना है कि आपको जो भी क्वेश्चंस दिए गए, सपोज इनकम फ्रॉम सैलरी से मैंने क्वेश्चन दिया, तो आपको उसको एक शीट पर उसको आंसर लिखना है और उसको अपलोड करना है। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल एमसीक्यू के मतलब आप ये बिल्कुल ये नहीं सोच के आना है कि प्री एंड में कि हाँ केवल मुझे एमसीक्यू करना है। वहां पे आप लोगों को न्यूमेरिकल भी करने होंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, एक शीट पे आपको पूरा आंसर कर लिखना है, उसको अपलोड करना है, उसी टाइम पे अपलोड करना है। ये नहीं कि दूसरे दिन तीसरे दिन आपने अपलोड किया, जैसे आप लोग असाइनमेंट करते हो। वो जो ड्यूरेशन है 2 घंटे का, उसी ड्यूरेशन में आपको एमसीक्यू भी अटेम्प्ट करने हैं और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनको भी तो ये अटेम्प्ट करना गूगल फॉर्म्स के फॉर्मेट में नहीं होगा, ये हम लोग है। को पीडीएफ बना के? गूगल फॉर्म पर ही देना है आपको। देखो गूगल फॉर्म पर ही आप लोग को जो है अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चंस आपको गूगल फॉर्म पर ही मिलेंगे, मतलब क्लासरूम में गए गूगल क्लासरूम पर, वहां पर आपने जैसे आप लोग क्विज देते हो उसी तरह से आपको ओपन करना है, और वहां पे क्वेश्चंस आपको पार्ट सी के वहीं पे मिलेंगे, और वहीं पर आपको जैसे आप लोग असाइनमेंट अपलोड करते हैं उस तरह से आपको वो शीट अपलोड करनी होगी। ठीक है, न्यूमेरिकल तो पूरा पेपर। प्रोसेस बताना और है कि सिर्फ आंसर लिख देना है? आंसर नहीं लिखना है, पूरा सॉल्व करना है क्वेश्चन। अगर देखो पार्ट सी जो आपका है वो 30 मार्क्स का है। ठीक है, 30 मार्क्स में अगर मैं 2 क्वेश्चन सपोज दिया मैंने, तो 15-15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हो गए। तो 15 मार्क्स का मतलब ये नहीं कि आपको केवल आंसर बताना है, वो पूरा आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। जो भी फॉर्मेट है, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी, तो आपको पूरे फॉर्मेट में पूरी इंट्रीज करनी है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से हो सकता है, या जो भी दूसरे वेल टैक्स, तो पूरा जो भी फॉर्मेट है उसमें आपको आंसर करना है। ऐसे ही जो थ्योरी बेस्ड पेपर है वहां पे आपको केस स्टडी मिलेगी, तो वो केस स्टडी आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाओ बिल्कुल। न्यूमेरिकल वगैरह पे जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो वो टॉपिक मुझे बता दो। ठीक है, मैं एमसीक्यू बेस्ड अगर नहीं, अगर जैसे कि अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा एमसीक्यू
स्ट्रांग है, मुझे इसको डिस्कशन की जरूरत नहीं है, तो ठीक है, वो भी जो भी कहीं भी प्रॉब्लम है वो बताओ, फिर मैं वो करता हूँ। जो फाइनल एग्जाम्स होने हैं वो तो आप लोग का मेरे ख्याल से वो तो एमसीक्यू बेस्ड ही होने हैं, आप ही लोग ने बताया। वो तो एमसीक्यू बेस्ड ही होने हैं, तो उसमें तो उधर तो फोकस एमसीक्यू ही है, ठीक है। बाकी ये प्री एंड में आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, एक सेक्शन पूरा सब्जेक्टिव का होगा। क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में जो है आप लोग का जो आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हो वो उतना पॉजिटिव है नहीं, दिक्कत ये हो रही है। जैसे अभी जिन्होंने सबमिट किया है बहुत बुरी हालत है, तो इसलिए मुझे लगता है एमसीक्यू मुझे बिल्कुल डिस्कस कर लेना चाहिए, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि प्री एंड में भी 70% आपका जो है एमसीक्यू होगा, 30% आपका 30% वेटेज आपका ये सब्जेक्टिव है। ओके, तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी मेरे ख्याल से सभी ने सबमिट कर दिया होगा, ये प्री एंड मेरे ख्याल से सभी ने सबमिट कर दिया होगा। सॉरी, प्री एंड कह रहा हूँ, सरप्राइज आप सभी ने सबमिट कर दिया होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्विजेस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, एन इनडायरेक्ट टैक्स इज चार्ज्ड ऑन। इनडायरेक्ट टैक्स आपका किस पे चार्ज किया जाता है? प्रॉफिट, गेन्स, इनकम, स्पेंडिंग, किस पे चार्ज किया जाता है? कोई बताएगा इसमें? जैसे मैंने बताया था कि दो तरह के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अगर मैं इनकम। इनकम, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सॉरी, स्पेंडिंग स्पेंडिंग। इनडायरेक्ट टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। डायरेक्ट टैक्स जो होगा, जो से मुझे इनकम पे टैक्स पे करना होता है, ठीक है। जो डायरेक्ट टैक्स, सपोज जो है मैं एम्प्लॉय हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वहां पे मुझे सैलरी मिल रही है, या कोई कोई प्रॉपर्टी है मेरे पास, हाउस प्रॉपर्टी है, उससे मुझे इनकम जनरेट हो रहा है, तो वो मुझे वो जो टैक्स मुझे डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना है, तो वो डायरेक्ट टैक्स होगा। इनडायरेक्ट मतलब कि अगर मैं कुछ सपोज कुछ कोई प्रोडक्ट खरीदता हूँ, सपोज फोन खरीदता हूँ, ठीक है, या कोई किसी की सर्विसेज अब मैं ले रहा हूँ, ठीक है, कोई सर्विसेज मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, तो वहां पर मुझे इनडायरेक्ट टैक्स पे करना होता है। मतलब मैं पे किसे करूंगा? जो भी उस जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको मैं पे करूंगा, और फिर जो सर्विस प्रोवाइडर होगा वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो आपके स्पेंडिंग्स हैं, ऑप्शन डी, स्पेंडिंग्स जो है वहां पर जो है इनडायरेक्ट टैक्स को चार्ज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, every assessee in a person, and every assessee is a person, ठीक है। एंड ऑप्शन ए, every person is also assessee, every person is every person need not to be an assessee,
An individual is always an assessee. HUF इज ऑलवेज एन एसएससी. बताइए अब पहले तो कोई बता सकता है मुझे एसएससी और पर्सन डिफरेंस क्या है दोनों में? कोई बता सकता है? असेसी तो वो होता है जो टैक्स पे करता है। हाँ करेक्ट, जो पूरा रिटर्न फंड फाइल कर रहा है वो आपका एसएससी होगा. करेक्ट. इंडिविजुअल कैन बी एंड कुछ भी, कोई भी हो सकता है इंडिविजुअल, तो एक नॉर्मल पर्सन भी इंडिविजुअल हो हाँ, सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो से दिया गया, एवरी पर्सन नीड नॉट टू बी एन एसएससी. मतलब हर कोई एक पर्सन वो एसएससी नहीं भी हो सकता. ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर एक पर्सन जो भी है, मतलब पर्सन में मैंने बताया था एक इंडिविजुअल, एक एचयूएफ, एक कंपनी. ठीक है, ये सारे लोग, ये सारी एंटिटीज जो होती है वो पर्सन में इंक्लूड होते हैं. तो हर एक पर्सन एसएससी नहीं हो सकता. ठीक है, एवरी पर्सन नीड नॉट टू बी एन एसएससी. मतलब कि अभी होंगे, जैसे अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो वहां पर हर एक इंडिविजुअल क्या जो है असेसी हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि भाई कुछ लोग होंगे जिनकी इनकम कम होगी. ठीक है, जिनको टैक्स नहीं पे करना पड़ता होगा, तो वो थोड़ी ना असेसी है. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है. एवरी पर्सन नीड नॉट टू बी असेसी. ओके, ये तो आसान है. क्वेश्चन नंबर 3, असेसमेंट ईयर कैन बी अ पीरियड ऑफ. ओनली 12 months। करेक्ट, हाँ 12 मंथ्स. ओके, next, the year in which the income is earned is known as previous year, financial year, both A and B, none of the above. जैसे मैंने बताया था, प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर, दो टर्म्स हैं. कोई डिफरेंस बता पाएगा इसमें? असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर, ये तीन टर्म्स हैं. हाँ, इनको कोई बता सकता है? देखो, असेसमेंट ईयर हाँ, वो होता है जिसमें हम लोग टैक्स निकालते हैं अपना, कोई भी। जिसमें कैलकुलेट, हाँ जिसमें आप, करेक्ट, हाँ जिसमें आप फाइनेंशियल टैक्स ईयर एक बिजनेस लायबिलिटी. की टर्म यूज होता है। हाँ, फाइनेंशियल ईयर तो हाँ मतलब फाइनेंशियल ईयर तो, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल ईयर का मतलब है जो आपका पीरियड 1 अप्रैल से स्टार्ट होके 31 मार्च को एंड हो रहा है. ठीक है, वो आपका फाइनेंशियल ईयर है. ठीक है, करेक्ट. और प्रीवियस प्रीवियस ईयर ईयर. की जो पिछला जो इनकम होता है, प्रीवियस ईयर जो उसकी जो टोटल हमारी जो इनकम होती है, सब प्रीवियस ईयर होगा इसका आंसर। हाँ करेक्ट, प्रीवियस ईयर है. मतलब प्रीवियस ईयर से देखो, असेसमेंट ईयर जिस साल आप असेस कर रहे हो. ठीक है, जैसे कि अगर अभी इस समय मैं बात करूं, तो इस समय जो आपका जो इस समय लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो 1920 की बात कर रहे हैं. 1920 आपका प्रीवियस ईयर है और 2021 आपका असेसमेंट ईयर है. ठीक है, ओके. तो जो है आप 2021 में रिटर्न फाइल कर रहे हो 1920 की, तो 1920 आपका प्रीवियस है और 2021 आपका असेसमेंट है. जिस साल आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, जिस साल आप टैक्स लायबिलिटी जो है वो कैलकुलेट कर रहे हो, वो साल आपका असेसमेंट ईयर हो गया. आप किस ईयर के लिए टैक्स लायबिलिटी असेस कर रहे हो? प्रीवियस ईयर के लिए. ठीक है, तो यहां पर क्या दिया गया, द ईयर इन विच इनकम इज अर्न इज नोन एज प्रीवियस ईयर. जिस ईयर में आपने इनकम अर्न की और जिसकी आपको टैक्स आपको पे करना है, वो कौन सा ईयर होता है? प्रीवियस ईयर होता है. ठीक है, प्रीवियस ईयर इज डिफाइंड इन, ये कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 3. ओके, ऑप्शन सी. ये सारे सेक्शंस जो थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, जैसे प्रीवियस ईयर और आपका असेसमेंट ईयर, ये सेक्शंस आप लोग को याद होने चाहिए. नेक्स्ट, फाइनेंशियल ईयर मींस अ ईयर कमेंसिंग ऑन. हाँ बताओ, इसमें बताओ. 1st April। 1 अप्रैल. ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल. करेक्ट. नेक्स्ट, डॉक्टर अशोक commenced medical practice on 1st September 2018. The previous year for the profession of the assessment year 1920 would be. तो इनका इन्होंने मेडिकल प्रैक्टिस कब से स्टार्ट किया? 1 सितंबर से स्टार्ट की.
तो इनका ईयर कब से स्टार्ट होगा? 1 सितंबर से ये स्टार्ट होगा। ठीक है, देखो एंड तो भाई 31 मार्च को ही होना है, वहां पे तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी का। अगर सपोज ये 30 मार्च 19 को इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया होता, फिर भी एंड तो 31 मार्च को ही होना है। ठीक है, लेकिन जो स्टार्ट है वो आपका 1 अप्रैल से नॉर्मली होता है, लेकिन इन्होंने उस समय तो बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया था ना, इन्होंने जो अपनी प्रैक्टिस है वो स्टार्ट की थी 1 सितंबर से, तो वो आपका प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा 1 सितंबर से। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, income of business commenced on 1st March 19 will be assessed in, बताइए 18 भाई, आंसर और भी लोग दो, तुम लोग तो यार एकदम शांत बैठे हुए हो। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यानी कि 18 19, कैसे 18 19? क्योंकि अगर क्योंकि एंड होता है 31 मार्च को, लेकिन क्वेश्चन इसकी ठीक से पढ़ो, स्टार्टिंग होती है फर्स्ट। क्वेश्चन ठीक से पढ़ो। द इनकम ऑफ बिजनेस कमेंस सर ऑन, ऑप्शन सी होगा शायद। सी होगा, कैसे सी होगा? पहले क्वेश्चन एक बार फिर से दोनों लोग पढ़ो। इनकम ऑफ बिजनेस कमेंस्ड ऑन 1 March 19 विल बी असेस्ड इन असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर बताना है यहाँ पर। ठीक है भाई, अभी मैंने बताया था प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में डिफरेंस अभी बताया था मैंने, तो असेसमेंट ईयर बताना है आपको। अगर देखो, अगर 1 मार्च 19 को वो बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो वो 19 में 1 मार्च को, तो वो फाइनेंशियल ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 19। ठीक है, 31 मार्च 19 हो गया, तो यानी कि वो फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया? 18 19। ठीक है, तो वो लेकिन प्रीवियस ईयर है। ठीक है, उस साल आपने इनकम अर्न किया है। असेसमेंट ईयर क्या होगा? 19 20, यानी ऑप्शन बी। ओके, अभी समझ में आया? यस सर। हमेशा याद रखो, आपको जब भी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी होती है, वो प्रीवियस ईयर की करनी होती है। ठीक है, आप असेसमेंट ईयर में वो लायबिलिटी को कैलकुलेट करते हो, असेस करते हो, उस ईयर की इनकम आप नेक्स्ट ईयर असेस करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इनकम अर्न की जा रही है 1 मार्च से, और वो इनकम अब वो ईयर आपका एंड होगा 31 मार्च। जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर 30 मार्च को भी आप स्टार्ट करते हो, तो वो फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा 31 मार्च को। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज है, 1 मार्च को शुरू हुआ ईयर और 31 मार्च को खत्म हो गया, यानी वो फाइनेंशियल ईयर पूरा कितना हुआ? 18 19, वो आपका प्रीवियस ईयर हो गया, और असेसमेंट ईयर 19 20। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यही ये तो फाइनेंशियल ईयर होता तो हाँ, क्या यही हो गया? फाइनेंशियल ईयर पूछा जाता तो। फाइनेंशियल ईयर तो सभी फाइनेंशियल ईयर होते हैं, चाहे वो असेसमेंट ईयर हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो, सबको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। वो आपका फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं कि भाई जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल, एंड होता है 31 मार्च। आपका प्रीवियस ईयर भी फाइनेंशियल ईयर है, आपका जो असेसमेंट ईयर है वो भी फाइनेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो तो बहुत ही आसान है। इनकम इज डिवाइडेड इन, कितने हेड्स होते हैं? 5। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नेक्स्ट, इनकम टैक्स इन इंडिया इज चार्ज एट द रेट प्रेस्क्राइब्ड बाय ये द फाइनेंस एक्ट। ठीक है, ये मेरे ख्याल से ये आप लोग को, ये देखो वही चीज है, मैं इतनी बार मैंने बताया, देखो हर चीज क्लास में खड़ा पाना बहुत मुश्किल है। इतने सारे प्रोविजंस है, इतनी सारी चीजें हैं। अभी तो हम लोग को इस सेमेस्टर में इतना टाइम मिल गया, तो इतनी सारी चीजें हो गई। अगर केवल 40 लेक्चर्स मिले होते तो शायद तो इससे भी कम सिलेबस हो पाता है, क्योंकि जो टैक्स है इतना लेंदी पेपर है, इतनी सारी चीजें, इतने प्रोविजंस है कि सब कुछ हो पाना बहुत मुश्किल है। तो आप लोग को खुद से भी एफर्ट डालना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, रीडिंग करनी पड़ेगी। जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो तो करना पड़ेगा। देखो न्यूमेरिकल तो मैंने मतलब सब कुछ बता दिया, कुछ भी ऐसा छोड़ा नहीं है, कोई भी एक प्रोविजन। लेकिन थ्योरी वाला थोड़ा सा आप लोग को भी देखना पड़ेगा।
Next question. Mr. X is employed in ABC Limited, getting basic pay of rupees 50,000 per month, and employer has provided him rent-free accommodation at a place with population of 2 lakh. Rent paid by employer is 2,000 rupees per month. Compute perquisite value. बताइए. बताइए, कोई बता सकता है इसको परक्विजिट वैल्यू? अच्छा, सब भूल गए क्या? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम, वो सारी चीजें अभी किसी को याद है कि नहीं याद है? रिवीजन नहीं किया है। नहीं किया है, वही प्रॉब्लम है. एक सेकेंड, फिर मैं शेयर करता हूँ, एक सेकेंड. इसीलिए वही मैं देखना चाह रहा था कि कुछ प्रॉब्लम यहाँ सब में है. इनकम फ्रॉम सैलरी में देखिए, वही बात है, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो सारी चीजें भूल जाओगे, ये प्रॉब्लम है. एक सेकेंड में शेयर करता हूँ. अच्छा, इधर मेरे ख्याल से क्विज, ये सरप्राइज टेस्ट तो सभी ने दे दिया होगा. एक सेकंड मैं बंद कर देता हूँ, वो मैं भूल गया. एक सेकंड. हम्म. अब मैं वापस फिर से आप लोग को शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इनकम फ्रॉम सैलरी एक ऐसा टॉपिक है जो आप रिवाइज नहीं करोगे तो बिल्कुल भूल जाओगे. तो ये, इसको देखते हैं आगे चल के, थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं इसको. जैसे कि आपका कुछ अलाउंसेस हैं, जैसे कि आपका ये HRA है, ठीक है. यहाँ जैसे मैंने बताया था, हाउस रेंट अलाउंसेस. HRA के लिए क्या रूल है? House rent allowances received, rent paid over 10% of salary, or 50% in case of Mumbai, Kolkata, Chennai, Delhi, और 40% in case of any other place. इसमें मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होगा. जो भी एक्चुअल HRA आपको मिल रहा है वो रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी रहेगी, जो कि आप रेंट पे कर रहे हो, और जो है 10% ऑफ सैलरी, दोनों का जो भी डिफरेंस है, मतलब 10% ऑफ सैलरी माइनस रेंट पेड, जो भी अमाउंट निकल के आ रहा है वो, और 50% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली, और 40% अदर प्लेस. ठीक है, ये तीनों अमाउंट में जो भी लीस्ट अमाउंट होगा, जो सबसे कम अमाउंट होगा, वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा HRA से. ठीक है, ये है रूल आपका HRA का. ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं. ये सारी PPT मैंने शेयर किया हुआ है, इसको एक बार से पूरा रिवाइज कर लो. देखो, ये सारे अलाउंसेस यहाँ पे दिए गए हैं. चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस. चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का शायद मैंने भी क्वेश्चन दिया था.
पता नहीं, याद नहीं मुझे, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड, ठीक है। उसके बाद हॉस्टल जो भी अलाउंस है 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड। दोनों में जो है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल अलाउंस दोनों अलग अलग है, ठीक है। चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2, एंड हॉस्टल के लिए 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2, ओके। और बाकी ये सारी चीज़ें, हाँ ठीक है। उसके बाद फुली टैक्सेबल ये सारे अलाउंसेस हैं, चाहे आपका डियरनेस अलाउंस हुआ या सीसीए हो गया आपका, टिफिन लंच अलाउंस से, ठीक है। ये सारे आपके फुली टैक्सेबल है, मतलब जितना अमाउंट मिल रहा है पूरा पूरा टैक्सेबल। फिर ग्रेचुटी की हम लोग ने बात की थी, ठीक है। तो यहाँ पर बताया था जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके लिए क्या रूल है, प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए क्या रूल्स है। गवर्नमेंट के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल भी टैक्सेबल नहीं, लेकिन प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू एम्प्लॉयज कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, एम्प्लॉयज नॉट कवर्ड पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, ठीक है। दो तरह की चीजें हो सकती है प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए, एक तो जो कवर्ड है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 में, एक नहीं जो नहीं कवर्ड है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया गया गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या है, एनी डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी रिसीव बाय एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी इज होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इंटायर अमाउंट ग्रेजुटी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, सब एग्जेम्प्ट होगा। नॉन गवर्नमेंट के लिए जैसे मैंने बताया दो चीजें हैं यहाँ पर, जो भी 1972 में कवर्ड है और नहीं कवर्ड है। तो उसके लिए क्या है 10 लाख रुपए जो भी स्टेचुटरी लिमिट है। और यहाँ पे बस डिफरेंस क्या होता है, आपका जो मंथ है, यहाँ पर जो मंथ है जो 1972 में कवर्ड है, उनका मंथ क्या होता है, उसको जो भी लास्ट ग्रॉन सैलरी है इंटू 15 डिवाइडेड बाई 26, ठीक है, यानी 15 डेज ऑफ सैलरी। लेकिन यहाँ पे जो मंथ है वो 26 डेज का मानते हैं, तो इस तरह से आप कैलकुलेशन करना होता है, ठीक है। यहाँ पे मंथ आप 26 डेज का मानते हैं तो 15 डेज ऑफ सैलरी, अगर आपका मंथ 26 का है और जो भी लास्ट ड्रॉन सैलरी है, ठीक है, उससे आप 15 डेज की सैलरी निकाल लेते हो इनटू टोटल नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर, जितने भी साल आप उस ऑर्गेनाइजेशन में रहे, ठीक है। और एक्चुअल जो ग्रेचुटी रिसीव, तीनों में जो जो भी सबसे लीस्ट अमाउंट होगा, जो सबसे कम अमाउंट होगा, वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी लास्ट ड्रॉन जो भी सर जो लास्ट लास्ट मंथ में तो जो भी ये सैलरी, मंथली बेसिस पे निकाला जाता है कि एनुअली निकाला जाता है? क्या मतलब, मैं नहीं समझा। सर ये लास्ट ड्रॉन सैलरी जो होती है ये मंथली बेसिस में हम लोग करते हैं कि एनुअली? अच्छा, वो एवरेज सैलरी निकालते हैं, एवरेज सैलरी निकालते हैं लास्ट जो भी लास्ट ईयर में जो भी सैलरी मिल रही है उसके एवरेज सैलरी, ठीक है। तो वो एवरेज? एवरेज सैलरी निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ दिया गया है सैलरी के बारे में, नहीं यहाँ पे नहीं दिया गया। देखो सैलरी लास्ट ड्रॉन प्लस डियरनेस अलाउंस बट डज नॉट इंक्लूड एनी बोनस कमीशन एचआरए, ये सारी चीजें आप इंक्लूड नहीं करते हो, ठीक है। और इसके बाद अच्छा, एक सेकेंड, ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। देखो अगर जो है आप कवर्ड हो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में तो ठीक है, उस केस में लास्ट ड्रॉन सैलरी से मतलब है जो लास्ट मंथ की सैलरी है। सपोज कोई एम्प्लॉय है जो वो जनवरी में रिटायर हो जाता है, तो दिसंबर की जो भी सैलरी होगी, ठीक है, लास्ट मंथ की, ठीक है, जो भी लास्ट मंथ की सैलरी होगी वो आप उसको आप उस पर आप कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। लेकिन अगर नहीं कवर्ड है, व्हेन प्राइवेट एम्प्लॉय आर नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, तब आप क्या करते हो, तो 15 डेज ऑफ एवरेज सैलरी है, ठीक है। यही दो डिफरेंस है इसमें, एक तो आपका मंथ है यहाँ पे वो 30 डेज का मानते हैं अगर नहीं कवर्ड है, और जो आप लास्ट ड्रॉन सैलरी नहीं एवरेज सैलरी है, ठीक है। तो 15 इंटू 30 इंटू एवरेज सैलरी इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर, बाकी सारी चीजें वैसे ही है, जो लिमिट है वही है 10 लाख रुपए, और आपका जो भी एक्चुअल जो ग्रेचुटी रिसीव्ड है वो है, ठीक है। ये तीनों अमाउंट में जो भी कम अमाउंट होगा सबसे, वो आपका एग्जेप्ट। खैर हम लोग को देखना था
परक्विजिट्स। ये पेंशन, यहाँ भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेंशन से। कम्यूटेड पेंशन, अनकम्यूटेड पेंशन, ठीक है। कम्यूटेड पेंशन से क्या मतलब है, कोई बता सकता है? अनकम्यूटेड जो आपको पेरियोडिकल, मतलब जो रेगुलर जो पेमेंट मिल रहा है उसको बोलते हैं अनकम्यूटेड, ठीक है। जैसे पेंशन कैसे मिलना, सपोज 2,000 रुपए पर मंथ मिल रहा है पेंशन, तो उसको बोलते हैं अनकम्यूटेड, ठीक है। इट इज पेरियोडिकल पेमेंट ऑफ पेंशन, फॉर इंस्टेंस एक्स गेट्स मंथली पेंशन ऑफ ₹2,000, इट इज टैक्सेबल एज अ सैलरी। उसको आप ट्रीट कैसे करोगे, सैलरी की तरह ट्रीट करोगे, उसी तरह वो टैक्सेबल होगी अंडर द सेक्शन 15 इन हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, दोनों के लिए वो टैक्सेबल है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। लेकिन अगर मैं कम्यूटेड पेंशन की बात करूं, तो वहां पर क्या है, वो पैरिडिकल नहीं, लमसम अमाउंट, कोई लमसम पेमेंट आपको मिल जाता है, ठीक है। उस पैरिडिकल जो अमाउंट मिल रहा था उसके बदले में, ठीक है, तो वो लमसम जो अमाउंट होगा वो कम्यूटेड पेंशन है। इट इज ए लमसम अमाउंट, ठीक है। फॉर इंस्टेंस आफ्टर कोई रिटायर होता है, हिज रिटायरमेंट एक्स गेट्स ₹2,000 पर मंथ एज ए मंथली पेंशन, ठीक है। सपोज भाई एक्स है जिनको 2,000 रुपए सैलरी सॉरी पेंशन मिल रहा है, एज पर सर्विस रूल्स ही गेट्स 25% ऑन हिज पेंशन कम्यूटेड फॉर ₹60,000। सपोज वो 25% अपना पेंशन बोलते हैं कि भाई मुझे लमसम अमाउंट चाहिए इस 25% के बदले में, ठीक है। जो 25% ऑफ पेंशन है, यानी कि 2,000 रुपए अगर मिल रहा है तो 500 रुपए 25% हुआ 2,000 का, तो वो 500 रुपए वो विड्रॉ करने को तैयार है, उसके बदले में उनको कम्यूटेड पेंशन चाहिए कितना, 60,000। तो 60,000 रुपए अगर वो उनको कम्यूटेड पेंशन मिल जाएगा तो वो 500 रुपए फिर उनको, फिर उनकी जो रेगुलर इनकम होगी, जो पैरिडिकल जो अनकम्यूटेड पेंशन होगी वो 1,500 हो जाएगी, ठीक है। अगर वो एक साथ लमसम अमाउंट 60,000 ले लेते हैं, तो ये जो 60,000 अमाउंट है ये इसको बोलते हैं कम्यूटेड तो समझ में नहीं आया जो पेंशन। परसेंटेज में इन्होंने डिवाइड किया है, देखो सपोज वही 25 मैं, और 50%। अच्छा देखो एक्स ने, इनको 2,000 रुपए पेंशन मिल रहा है, ठीक है। 2,000 रुपए अगर इनको पेंशन मिल रहा है, इन्होंने कहा नहीं मैं 500 रुपए, यानी कि 25%, 500 ही तो हुआ, 2,000 का 25%, यस सर। 500 तो हुआ। तो ये कैनन का मैं 500 विड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब 500 नहीं लूंगा इसमें से पेंशन से, आप 1,500 दो, उसके बदले में आप मुझे लमसम अमाउंट 60,000 ये दे दो, ठीक है। 60,000 रुपए एक साथ दे दो मुझे, मैं 500 रुपए वो विड्रॉ कर रहा हूँ, वो उसको मैं नहीं लूंगा आगे। तो 500 रुपए ना लेने के लिए उनको वो 60,000 रुपए एक साथ मिल गए, तो वो जो 60,000 रुपीज लमसम एक बार में उनको वो जो अमाउंट मिल गया उसको बोलते हैं कम्यूटेड पेंशन, ठीक है। अभी उनकी जो पेंशन अब मिलेगी, जो आप जब आप कमिटेड पेंशन उनको मिल जाएगा, उसके बाद जो है उनको जो अभी रेगुलर जो पेरिडिकल जो पेमेंट मिल रहा था वो अभी 1,500 रुपए ही मिलेगा, क्योंकि उन्होंने 500 रुपए में वो 60,000 रुपए ले लिया और वो 500 रुपए विड्रॉ कर लिया, ठीक है। अभी समझ में आया? यस। In this case, 60,000 is commuted pension, which X has received in lieu of 25% of his monthly pension. ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी। बाकी कैलकुलेशन है, कितना पार्ट टैक्सेबल होगा, कितना नहीं होगा, ठीक है, वो आप लोग देख लेना एक बार फिर से। मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, एनी पेमेंट का, ठीक है, इसको देख लेना। इसमें इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस यही था इम्पोर्टेंट कि ये समझना कमिटेड अनकमिटेड। बाकी मेरे ख्याल से इतना मुश्किल नहीं है, 1/3 करना है। इन केस ऑफ वेयर एम्प्लॉय रिसीव ग्रेचुटी, द कम्यूटेड वैल्यू ऑफ द 1/3। देखो अनकम्यूटेड तो मैंने अभी बताया पूरा पूरा टैक्सेबल है, कम्यूटेड को में देखना है आपको कितना पार्ट टैक्सेबल है कितना नहीं टैक्सेबल है। तो इन केस वेयर द एम्प्लॉय रिसीव्स ग्रेचुटी, अगर एम्प्लॉय ग्रेचुटी रिसीव कर रहा है, देन द कम्यूटेड वैल्यू ऑफ 1/3 ऑफ पेंशन which he normally entitled to receive will be exempt, ठीक है। तो 1/3 आपका जो भी कमिटेड पेंशन है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यानी कि जो 60,000 रुपए जो मिल रहा था उसका 1/3 वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इन केस वेयर एम्प्लॉय डज नॉट रिसीव ग्रेचुटी, अगर
ग्रेचुटी नहीं रिसीव कर रहा है तो उस केस में 1/2 कर देंगे। ठीक है, तो ये आसान है। बाकी अर्न लीव है, इसके बारे में भी देख लेना। परक्विजिट्स, हाँ ये हम लोग देखना चाह रहे थे, परक्विजिट्स। परक्विजिट्स जैसे बताया कि 3 तरह के होते हैं। हाँ। In order to decide whether perquisite is chargeable to tax, all perquisites may be divided in the following 3 categories: perquisite taxable in all cases, perquisite not taxable, perquisite taxable only in hands of specified employee। ठीक है, अभी बात करते हैं जो भी रेंट फ्री अकोमोडेशन की। ठीक है, so for the purpose of valuation of perquisite in respect of rent-free accommodation, employees are divided into following 2 categories. एक तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय या अदर एम्प्लॉय। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या है, बेसिस ऑफ वैल्यूएशन the value of perquisite in respect of accommodation provided to such employee is equal to the license fee which has been determined as payable by concerned employee in accordance with the rule। तो जो भी लाइसेंस फी होगी, जो भी उसका डिडक्शन हो रहा होगा, वो आपका वैल्यूएट वही वैल्यू होगी आपके रेंट फ्री अकोमोडेशन की। ठीक है, in according with the rule framed by the government for allotment of houses and its officers। तो यहाँ पर आपको कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है, वो गवर्नमेंट खुद डिसाइड करते हैं कितनी वैल्यू होगी। इफ फर्नीचर इज प्रोवाइडेड, इफ एम्प्लॉयर हैज आल्सो प्रोवाइडेड फर्नीचर, तो आप वहां पर देखते हो कि भाई जो भी फर्नीचर प्रोवाइड किया गया है, इन सच केस वैल्यू डिटरमाइंड अबव शैल बी इंक्रीज्ड बाय 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। ठीक है, तो आपको जो भी वैल्यू गवर्नमेंट ने डिसाइड किया उसमें ऐड करना है, कितना करना है, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। ये यहाँ पर ही नहीं, ये हर केस में आपको फर्नीचर के केस में यही काम करना है। 10% जो भी कॉस्ट होगी फर्नीचर की, उसको आपको वैल्यू में ऐड करना है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अदर एम्प्लॉय के लिए क्या करना है, एकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। यहाँ पे दो चीजें हैं, अब जो भी एकोमोडेशन है वो लीज या रेंट पे एम्प्लॉयर ने लिया हुआ है या फिर उसके पास खुद ओनरशिप है। तो अगर खुद ओनरशिप है उस एम्प्लॉयर के पास, 15% ऑफ सैलरी इन सिटीज हैविंग पॉपुलेशन एक्सीडिंग 25 लाख। यहाँ पॉपुलेशन आपको देखनी पड़ेगी, अगर 25 लाख से ज्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी। 10% of salary in cities having population exceeding 10 lakh। ठीक है, but not exceeding 25 lakh। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है 20।